नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। मोदी 2.0 काबीना की पहले तौसी की चर्चा तेज हो गई है। 2019 में दूसरी बार मरकज का इक़्तिदार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी कैबिनेट की तौसी कर सकते हैं। तौसी में उन रियासतों को तरजीह मिल सकती है जहां आने वाले साल में असेंबली इंतखाब होने हैं। कहा यह भी जा रहा है मुमकिना तौसी में कई वज़रा का इजाफी चार्ज वापस लिया जा सकता है। इस बीच दिल्ली में अहम लीडरान का जमावड़ा लगना भी शुरू हो गया है। असम के साबिक सीएम सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के साबिक सीएम नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा गर्म है। कैबिनेट तौसी की अटकलों के बीच कई रियासत में नए गवर्नर बनाए गए हैं तो कई रियासतों में बदलाव हुआ है। काबीना तौसी से पहले आज शाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। वहीं काबीना तौसी में वज़रा के नामों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। ज़राए के मुताबिक अगले साल होने वाले यूपी असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर काबीना में रियासत से 3 से 4 वज़रा शामिल हो सकते हैं। मुआविन जमात अपना दल से अनुप्रिया पटेल के शामिल होने के इम्कान हैं, तो बिहार से जेडीयू के भी 2 से 3 वजीर बन सकते हैं। एलजेपी के पशुपति कुमार पारस के वजीर बनने के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी में शामिल एक बड़े लीडर के वजीर बनने के इम्कान हैं। असम और महाराष्ट्र के एक साबिक सीएम भी काबीना में शामिल हो सकते हैं, जबकि हरियाणा, ओडिशा और कर्नाटक से भी एक वजीर बनाया जा सकता है। राज्यसभा से बीजेपी के एक माइनॉरिटी रुकन को भी वजीर का ओहदा सौंपा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैबिनेट तौसी को लेकर क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे ने, आइए सुनवाते हैं। आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या? यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का? नहीं, उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मैं मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। आज जेपी नड्डा जी बुलाया क्या सर? नहीं। और इसी मौजू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगी। हमारे साथ ऋषि मिश्रा साहब जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर असफर शमसी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी स्पोक पर्सन। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का खैर मकदम है जी सलाम में। ऋषि साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कैबिनेट में तौसी होने जा रही है, एक्सटेंशन होने जा रहा है, किस तरह से देखें? 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन है और उस वक्त ये तौसी हो रही है। आप देखिए शबनम जी, कहीं न कहीं मोदी कैबिनेट में 51 मंत्री हैं और अभी 81 मंत्री हो सकते हैं। मतलब 81 टोटल स्ट्रेंथ है, हो सकती है मोदी कैबिनेट का। उसमें हमें लगता है कि 20 से 22 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। सबसे प्रमुख जहां हम सभी लोगों का ध्यान केंद्रित है वो उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो मोदी कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसमें भाजपा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने जा रही है। वरुण गांधी का भी नाम चल रहा है, परवीन निषाद का नाम चल रहा है, शंकर कठोरिया का नाम चल रहा है। वहीं यदि बिहार की बात करें तो बिहार में मोदी अपने सहयोगी एलजेपी को और जेडीयू को स्थान देने जा रही है। जेडीयू से आरसीपी सिंह का नाम चल रहा है, ललन सिंह का नाम चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात शबनम जी ये है कि जेडीयू ने 4 कैबिनेट बर्थ का मांग की है। उसमें बीजेपी कितनी सीट जेडीयू को दे पाती है वो भी इंटरेस्टिंग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडीयू के लिए भी परेशानी का सबब है कि कैबिनेट से मिलने जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने। पीछे देख के भैया, पीछे देख के। मैं बाद में बोलूंगा। जाते सर।
चलिए, कैबिनेट में तौसी होनी है और इसको लेकर तमाम अटकलें लगनी शुरू हो गई है। जैसा कि हम भी कह रहे हैं ऋषि मिश्रा साहब कि मोदी पार्ट 2 का यहाँ पहली बार कैबिनेट में तौसी होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे चेहरों को तरजीह दी जाएगी जिनका आने वाले वक्त में यानी कि इलेक्शन में उनको कैश कराया जा सके, उनके नाम पर अच्छा वोट बैंक हासिल किया जा सके। खासकर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन है और सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का ये, तो ऐसे में सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के ऊपर लगी हुई है। 3 से 4 यहाँ से मिनिस्टर आ सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन मंथन वही है कि किसे तरजीह दी जाए। कई लोगों के नाम आगे हैं, क्या सबको साधना पॉसिबल होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां से 80 सांसद आते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को उन छोटे छोटे जातियों को साधना होगा, क्योंकि आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश को इस बार फतह करना बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी के अलावा अन्य जो फैक्टर हैं, कोरोना संक्रमण काल में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने हैंडल किया है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा कि उन छोटी छोटे जातियों को वो कैसे साधते हैं। सबसे बड़ा निषाद समुदाय की बात किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि प्रवीण निषाद जो निषाद पार्टी से आते हैं उनको कहीं न कहीं मोदी कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा। उसके बाद ओबीसी वर्ग जो है, आप देखेंगे 2017 में ओबीसी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था योगी सरकार को सत्ता में लाने के लिए, भाजपा को सत्ता में लाने के लिए। तो ओबीसी में से किन लोगों को ये चुनते हैं? शंकर कठरिया का नाम चल रहा है, वरुण गांधी का नाम चल रहा है। वरुण गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी वो शख्सियत हैं जिनका आप अपना एक इमेज है, एक छवि है, अपना जनता में खासकर युवाओं में पकड़ है, तो वरुण गांधी का भी नाम चल रहा है। ब्राह्मण किसी चेहरे को जगह देने की बात की जा रही है, उसमें जितिन प्रसाद का भी नाम शामिल है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाजपा किस प्रकार से, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातीय समीकरण को साध पाती है। अब मैं बताऊं, पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां भाजपा कुछ महीनों पहले पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ी थी शबनम जी, तो पश्चिम बंगाल को भी इस बार रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। खासकर मथुआ समाज के एक नेता आते हैं शांतनु ठाकुर, उनको मुझे लगता है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में जगह मिलेगा। अब बिहार की बात करूं तो बिहार में रस्साकसी चल रही है कि जेडीयू को कितने सीट मोदी जी देते हैं। जेडीयू ने 4 सीटों की मांग की है, जिसमें आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संतोष कुशवाहा और एक कोई ठाकुर साहब हैं, उनका नाम चल रहा है। तो क्या 4 सीट प्लस एक पशुपति पारस का भी एडजस्ट करना है, तो 5 सीट सिर्फ जेडीयू और उसके अलायंस को यदि बीजेपी देती है तो बीजेपी को सुशील मोदी जी को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि आप जानती हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद सुशील मोदी को डिप्टी सीएम न बना के केंद्र के राजनीति की तरफ भेजा गया था। वहीं असम की बात करूं तो सर्बानंद सोनोवाल जो है प्रमुख दावेदार हैं और दिल्ली आ भी चुके हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करूं तो तीरथ सिंह रावत का नाम चल रहा है, जो 4 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो ये बड़ा एक जो रणनीतिकार हैं भाजपा के, उनके लिए बहुत ही मेहनत का ये सबब होगा कि किन लोगों को कैबिनेट में इंक्लूड करते हैं और किन लोगों को कैबिनेट से एक्सक्लूड करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी स्पोक पर्सन डॉक्टर असफर शमसी साहब भी जुड़ गए हैं। असफर शमसी साहब, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम में। 1-2 दिन में कैबिनेट में तौसी हो जाएगी। मुबारक हो कि एक लंबे इंतजार के बाद अब ये काम होने जा रहा है, विस्तार होने जा रहा है, एक्सटेंशन होने जा रहा है। लेकिन असफर साहब, क्या डिफिकल्ट नहीं होगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने कि सब लोगों को साधना, सब लोगों को एक साथ लेकर चलना? 5 राज्यों में तो असेंबली इलेक्शन है, उनको भी तरजीह देनी है और दूसरे लोगों को भी तरजीह देनी है, तो कैसे सबको साथ पाएंगे, कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये प्रियोगेटिव है कि वो कौन लोगों को मंत्री परिषद में जगह दे। जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय, वो इतने ही खैर खूबी के साथ, यानी कि दोनों कार्यकाल में, पहला कार्यकाल भी उनका काफी अच्छा रहा
और ये जो दूसरा कार्यकाल है वो भी काफी अच्छा है। दूसरे कार्यकाल में बहुत सारी मुश्किलातें भी आई। आपने देखा कि कोरोना काल आया, कोरोना के पीरियड में किस तरह से, यानी कि भारत इतना बड़ा देश है और अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से जो छोटा देश है, वहां की आबादी कम है, उसके बावजूद भी इस कोरोना की लड़ाई में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस लड़ाई को लड़ा और ग्रेजुअली हम उस पर सफलता प्राप्त की। जिस हाहाकार शुरू में थी वो आहिस्ता आहिस्ता सभी चीजों में हम बेटर पोजीशन में आए। हालांकि मुख्तलिफ पार्टियां इस पे भी बयानबाजी करती रही, इस पे भी वो छीटाकशी करती रही, लेकिन उस वक्त भी हमारे मोदी जी ने अपने पूरे इत्तेमाद के साथ और उनका जो था कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और साथ ही साथ उन्होंने इस कोरोना काल में भी यानी कि हमारा बूथ जो है वो कोरोना मुक्त हो, इस पे काम किया। रही बनने की बात, मंत्रियों के बनने की बात, तो इसमें भी जो दूसरी पार्टियां हैं या दूसरे लोग हैं जो कयासाराई कर रहे हैं कि ये बैकवर्ड होंगे, वो फॉरवर्ड होंगे, ये निषाद होंगे, वो ब्राह्मण होंगे, वो इस कास्ट के होंगे। भारतीय जनता पार्टी इन आधारों पे जो है वो तौसी नहीं करती, इन आधारों पे वो किसी को मंत्री नहीं बनाती है, बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कि जो कार्यकाल में जिन मंत्रियों ने अच्छा किया। पहले भी देखा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे उनको ड्रॉप कर दिया गया जी। ऐसा लगा या जिनका कार्यकाल अच्छा है या जो बेहतर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जहां पर लगता है कि नहीं साहब यहाँ पर और बेहतर होने की जरूरत है, उस वर्ग के को लाने की जरूरत है, इस आधार पर नहीं कि वो कास्ट के आधार पर या कास्ट के आधार पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन करते हैं, कास्ट की अर्थमेटिक करते हैं। लेकिन असवर साहब, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बिना जातीय समीकरण सेट के नहीं जीता जा सकता, ये जग जाहिर है। देखिए, अगर जातीय समीकरण पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जाता तो वहां भी बिहार की तरह MY समीकरण के आधार पे शबनम जी वो लोग जीत सकते थे। वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश ने कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी, पिछड़ी, हिंदू, मुस्लिम सभी को रिजेक्ट कर दिया। विकास विकास विकास, डेवलपमेंट 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 को ही माना, और देश के जो प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट का काम किया था उसी को रोल मॉडल मानते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो ऐसी सरकार बनी जो लोगों को उम्मीद था कि मोदी जी के ही तरीके पर चलेगी और विकास करेगी, वो विकास हुआ। ये तो सब लोग जानते हैं। अगर कास्ट के हिसाब से वोटिंग होती तो आप देखिए पिछले बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, या जो पार्टियां अर्थमेटिक करती हैं, वोट की अर्थमेटिक करती हैं, वोट की राजनीति करती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं, वोट बैंक की राजनीति को भी ध्वस्त किया गया। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में और देश में भी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अकलियत की महिलाओं ने भी, जो खास करके यंगस्टर्स थी, कॉलेज की थी, स्कूल की थी, उनको भी जब वोट देने का राइट हुआ तो ट्रिपल तलाक के मामले में उन्होंने साइलेंट वोट मोदी जी को किया। लोग मुगालते में रहे कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन मुसलमानों में माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी जो युवा वर्ग है, जो नौजवान तबका है, 20 साल का है, 18 साल का है, और जो समझ रहा है चीजों को, या महिला तबका ने देखा कि कितना बड़ा काम ट्रिपल तलाक के मामले में, कितना बड़ा डिसऑर्गेनाइजेशन, समाज के अंदर जो विषमता थी, जो टूट थी, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ता था, इस पर भी लोगों ने अपनी राजनीति के खेलने की कोशिश की। दूसरी सियासी पार्टियां जिनकी बुनियाद वोट बैंक की है, लेकिन अकलियत की जो महिलाएं थी और विशेष करके जो युवा वर्ग की थी, कॉलेज लेवल की थी, उन्होंने भी वोट जो है वो बीजेपी को दिया। इसलिए वोट बैंक में जाति समीकरण हो सकता है, लेकिन कभी कभी जाति समीकरणों से ऊपर उठ करके जब हम देखते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। लेकिन असवर साहब, आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, चलिए आप मानेंगे नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में जो सियासत है ना, मैं करना चाहता हूँ यदि आपको परमिशन हो तो। जी जी जी। माननीय भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, आदरणीय प्रवक्ता साहब को ये नहीं मालूम है कि माननीय मोदी जी खुद बिहार के चुनाव में जाके
बिहार में कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, पिछड़ा का बेटा हूँ। और दूसरी तरफ देखिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टी ये काला मैं भी यही कह रही हूँ ऋषि साहब, मैं भी यही कह रही हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्शन होता है ना तो वो जातीय समीकरण अपने आप निकल कर आते हैं और बिना इनके आप जीत हासिल कर ही नहीं सकते हैं। ये एक सच्चाई है, आप चाहे इसे एक्सेप्ट ना करें टीवी स्क्रीन पर, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ आसिफ इकबाल जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। आसिफ, कैबिनेट में तौसी होने जा रही है, पशुपति कुमार पारस का नाम आगे चल रहा है, जाहिर सी बात उन्हें तवज्जो मिल रही है, खरीदारी भी वो कर रहे हैं। चिराग पासवान को किस तरीके से देखें, क्या वो बिल्कुल अकेले हैं अब? देखिए, चिराग पासवान का अगर अभी ताजा बयान की बात करें, पटना में अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल, जो सवाल आपकी सवाल है वही सबनम उनसे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे। पशुपति पारस को लगभग वो अमित शाह जी की तरफ से फोन भी आ गया, वो मंत्रिमंडल की तैयारी के लिए हो गया, माना ये जा रहा है कि मंत्री भी बन रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि मैं हनुमान हूँ और मेरे राम मेरे दर्द में बोलेंगे और ये तमाम चीजें, तो अब क्या होगा? तो उनसे जब ये पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, मैं साफ तौर पे अब कोर्ट का रास्ता और मैं कोर्ट के रास्ते जाऊंगा, मैं बाजा प्रगटाऊंगा, क्योंकि ये बात तय है कि अभी भी लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। मेरी पार्टी के सिंबल पे, मेरे पार्टी के साथ होकर वो कैसे जाके वो मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ चिराग पासवान ये माने ना माने, लेकिन पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया गया है और खुद लोकसभा स्पीकर ने घोषित किया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, अगर भाजपा और लोजपा के रिलेशन की बात, क्योंकि इसलिए आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कैबिनेट रिसफल पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो भाजपा और लोजपा के रिश्ते की उसी तरीके से है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान मोहब्बत के भी हुंकारे भरते हैं और दूसरी तरफ अदावत के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बात नहीं होती तो चिराग पासवान को ये बेहतर मालूम है कि बिना बीजेपी के इंडिकेशन के या बिना बीजेपी के शह के कोई इतनी ताकत से पशुपति पारस इस तरह नहीं उठा सकते थे। और सबसे बड़ी बात जो शमसी साहब अभी कह रहे थे कि कास्ट बैरियर को छोड़ के, तमाम चीजों को छोड़ के विकास की गाथा गाती हुई सरकार है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सच है क्योंकि ऑपोजिशन भी सवाल कर रहा है और शमसी साहब से ये बात समझना भी चाहेंगे हम कि जब कास्ट बैरियर नहीं है, मुसलमानों ने वोट भी दिया है, आप ये बार बार कह रहे हैं, तो क्या पूरे मुसलमानों से जब सबको तरजीह दी जाती है? ये पता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन जब भी होता है, चाहे वो राज्य का हो या सेंट्रल का हो, उसमें कास्ट को आप माइनस नहीं कर सकते हैं, हर कास्ट की नुमाइंदगी आप ढूंढते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश से आप अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं, आप निषाद समाज जो एक सांसद की पार्टी है उसको आप मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, आप रामदास अठावले जो राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद भी नहीं है। एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्या चिराग पासवान ने पीएम को चिट्ठी लिखी है? सपना, एक बार फिर से दोहराएं सवाल। क्या चिराग पासवान ने पीएम को चिट्ठी लिखी है इस पूरे मसले पर? किस बात के लिए? ये जो पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट के लिए उनका नाम आगे बढ़ रहा है। देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जब तक मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता है, जब तक ये, क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी का विशेषाधिकार है और वो प्रधानमंत्री का, वो वजीर आजम का, ये उनको ताकत है, ये उनको सलाहियत है कि वो किसको मंत्री बनाएंगे और किसको मंत्री नहीं बनाएंगे। देखिए, अभी तक जो भी चला रहा हो, जहां भी खबरें चल रही हो, सब सोर्सेस के हवाले से खबर है। सिर्फ उस सोर्सेस को पुख्ता इसलिए मिल जाती है, बल इसलिए मिल जाता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक दिल्ली पहुंचने के लिए आते हैं, सर्बानंद सोनोवाल अचानक दिल्ली बुलाया जाता है, पशुपति पारस अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, तो इन चीजों को बल मिलता है। लेकिन जब तक कि वो मंत्रिमंडल का शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक चिराग पासवान अभी तक कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब ये मंत्रिमंडल का शपथ हो जाएगा, जब उनके हाथ से सारी चीजें चली जाएंगी, तब हो सकता है कि चिराग पासवान अगला क्या कदम उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं एक बात आपको साफ तौर पर कह दूं कि शमशीर साहब चाहे जो भी कहें, लेकिन कास्ट बैरियर को माइनस करके हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप विकास की गाथा गा सकते हैं, आप तमाम चीजें कर सकते हैं। बिहार की बात कर लीजिए ना, बिहार में सरकार है, सरकार में नुमाइंदगी की अगर बात कर लें आप, हर कास्ट को वहां पे एक तरजीह मिलती है और ये देना पड़ता है। ये कोई आज का, ये कल का नहीं है। आज भी आप सोचिए इतना माथापच्ची क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कास्ट का वहां पे इक्वेशन देखना पड़ रहा है, हर पार्टी का इक्वेशन देखना पड़ रहा है। अभी तक ये माना ये जा रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है, कि जेडीयू इस बात पे तैयार नहीं है कि सिर्फ 2 आदमी को। आप एक बात सोचिए सपनम, ये बहुत लाजमी सवाल है, इस सवाल का जवाब भी मांग लीजिए आप, कि एक आरसीपी सिंह जो पिछले इसी मंत्रिमंडल में
जब मंत्रिमंडल गठन पहली बार हो रहा था तो आरसीपी सिंह को माना जा रहा था कि वो जेडीयू से मंत्री बनेंगे। और अब ये बताइए कि पूरे जब सोशल सेवा से खबर आ रही है तो आरसीपी सिंह कहीं चर्चा में ही नहीं है, ललन सिंह और संतोष कुशवाहा की बात हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी बात बहुत ही जो गले को नहीं उतर रहा है कि आरसीपी सिंह जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी शिद्दत के साथ लगे हुए थे, और ये माना ये जा रहा था कि जब कैबिनेट एक्सटेंशन होगा, जेडीयू की तरफ से पहला कोई नाम होगा तो वो आरसीपी सिंह का होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो अब ये भी बड़ा एक सवाल है, क्योंकि एनडीए का मसला है। सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही है। तो बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, ये कास्ट इक्वेशन भी होता है और पार्टी के भी इक्वेशन को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए इतना ज्यादा माथापच्ची हो रहा है, इतनी ज्यादा उसमें आप कह सकते हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है। और अभी भी 5 बजे जो बैठक होने जा रही है वो भी काफी अहम होने जा रही है। उसमें प्रधानमंत्री तमाम लोगों को बुला के बैठ के बात करेंगे। उसमें भी एक फाइनल एक रॉड तैयार होगा कि किसको किसको मंत्रिमंडल में तरजीह मिलेगी, किसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और इसी पर गौर खास किया जा रहा है। लगातार बैठकें दिल्ली के अंदर हो रही है, कुछ लीडरान को दिल्ली तलब भी किया गया है। ऋषि मिश्रा साहब, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे में जब इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, तो यहाँ पर सिर्फ विकास को तरजीह दी जाएगी, कास्टिज्म जो है उसको नहीं देखा जाएगा? क्योंकि अब तक जहां तक मैं देखती आ रही हूँ, बिना कास्टिज्म के इलेक्शन ही नहीं होते उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए, कास्टिज्म जो है हमारे देश के राजनीति का काला अध्याय है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितने भी हमारे यहाँ सियासतदान हैं, ये माने या न माने, टिकट जो है चाहे विधानसभा का हो, चाहे एक जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है, तो उस एरिया का कास्ट फैक्टर देखा जाता है कि किस कास्ट उस एरिया में डोमिनेट करते हैं। तो ये चाहे किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ऑन या ऑफ जो भी कहें, ये सही नहीं है। कास्ट फैक्टर के आधार पे ही रिप्रेजेंटेशन, कैबिनेट हो, विधानसभा हो, सांसद की टिकट हो, जिलाध्यक्ष बनाने में भी सभी सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी इसका ख्याल रखते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया था हमारे जो संपादक साहब हैं उनसे। चिराग पासवान के साथ प्लस पॉइंट ये है शबनम जी कि चिराग पासवान को चुनाव आयोग ने एलजेपी का जो चिराग पासवान अध्यक्ष हैं उनको मान्यता दे दी है। यदि एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, और उसी बात को चिराग पासवान ने रखा है। चिराग पासवान ने कहा है यदि एलजेपी कोटे से पशुपति पारस, क्योंकि एलजेपी के सिंबल से वो सांसद चुने गए थे, तो उनको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और कोर्ट में मुझे लगता है कि चिराग पासवान भारी पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने मान्यता दे दिया है कि चिराग पासवान ही एलजेपी के अध्यक्ष है। तो कुल मिलाकर पशुपति कुमार पारस के ऊपर पेच फंस सकता है। अगर उन्हें तरजीह दी जाती है कैबिनेट में तो उस पर पेच फंस सकता है आने वाले वक्त में। चिराग पासवान कोर्ट का रुख कर सकते हैं अगर उनके पास ये राइट है तो। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और आसिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ बने हुए, खास मेहमान भी हमारे साथ, दोनों मेहमान ऋषि मिश्रा साहब और डॉक्टर असफर शमसी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आसिफ, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि चिराग पासवान का हम जिक्र कर रहे थे कि अगर पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट में जगह मिलती है तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं। अब उन्होंने अपना बयान जारी करके, साझा करके इस बात को साफ कर दिया है कि अगर पशुपति कुमार पारस जेडीयू के कोटे से मिनिस्टर बनते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर एलजेपी के कोटे से वो मिनिस्टर बनते हैं तो इसके लिए वो कोर्ट जाएंगे। कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे है। ये पहले ये परिवार की लड़ाई थी, लेकिन अब परिवार से बाहर की लड़ाई है। और अब जग जाहिर है, तमाम चीजें हैं, एक दूसरे को ताकत दिखाने की भी कोशिशें हैं। और कल चिराग पासवान जिस तरीके से पटना पहुंचकर पटना से हाजीपुर तक जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, वो तमाम लोगों के सामने है। ये बात तय था। सबसे बड़ा सवाल भी यही है। आज आप सोचिए, कैबिनेट एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात को लेकर हो रही है तो यही हो रहा है कि पशुपति पारस मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। चिराग पासवान मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर चर्चा नहीं है। पशुपति पारस मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो किस कोटे से बनेंगे। साफ तौर पे इस पे इसका, जैसा कि ऋषि मिश्रा जी ने बताया कि मुझे वो जानकारी नहीं है, लेकिन ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं और काफी सीनियर है, वो कह रहे हैं कि इस बात को कि चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की पार्टी को, चिराग पासवान को वो सिंबल दे दिया, चिराग पासवान की पार्टी को मान्यता दे दी। अगर चुनाव आयोग ने दे दिया
तो फिर बाकी कुछ बचता नहीं है फिर कहने के लिए, क्योंकि साफ तौर पे है कि फिर लोजपा की तरफ से पशुपति कुमार पारस वहां पे शपथ नहीं ले पाएंगे अगर टेक्निकलिटी भी देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से ऋषि मिश्रा ने भी कहा कि टेक्निकलिटी यही है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चिराग पासवान, और चिराग पासवान अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनका पक्ष ऐसे ही मजबूत दिखता है, उसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी और एनडीए सरकार की फजीहत हो सकती है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, इंटरनल अगर बताऊं मैं आपको कि देखिए ये साफ तय है कि पशुपति पारस को तरजीह देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि बार बार यही बात कहते पूरे चुनाव से हम लोग सुन रहे हैं, विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक, कि चिराग पासवान ने अपने आप को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है, जिस तरह से बताया है कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता हूं, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ बोलूंगा और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव भी लड़ूंगा। देखिए चुनाव लड़ने के बाद सबको पता है कि किस तरीके से जेडीयू के ही नेता, जेडीयू के पूर्व मंत्री लोगों ने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के शय पे एलजेपी ने ये काम किया है, और एलजेपी इस बात को बहुत ही फख्र से इस बात को एक्सेप्ट भी करती थी कि देखिए हमने चाहा वो कर दिया, नीतीश कुमार को हमने तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। ये बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल था जो साफ तौर पे है। अब उसमें अगर आपका जो सबसे विश्वासी, आप जैसा कहते थे, जो मानते थे, अगर आप अपने विश्वासी को छोड़ रहे हैं तो इसका भी एक मैटर जाएगा, एक मामला जाएगा जिसको लेकर लोगों की राय प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। इसीलिए इस बात को लेकर आरजेडी ने भी बहुत काफी मुखरता से इस बात को कहा है कि चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अब ये देखना दिलचस्प है कि ऐसी चीजों में, क्योंकि हर चीज के पीछे सपना यही बात है, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हर चीज के पीछे, हर एक्यूशन के पीछे राजनीति छुपी हुई है। तो इसमें राजनीतिक जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि चिराग पासवान को अगर आप इस तरह से करते हैं तो चिराग पासवान को शहीद कर देंगे आप, और कभी भी राजनीति में किसी को शहीद नहीं किया जाता है, ये साफ तौर पे आज तक देखा गया है। इसलिए बीजेपी बहुत फूक फूक के कदम बढ़ा रही है। जेडीयू जितना एक्साइटेड है उतनी एक्साइटेड बीजेपी नहीं है पशुपति कुमार पारस को लेकर। पशुपति कुमार पारस को लेकर अभी तक देखिए, अगर अफजल शमसी साहब से पूछ लीजिए आप कि जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, आप अफजल शमसी साहब से पूछ लीजिए कि एलजेपी वो चिराग पासवान के साथ है या पशुपति पारस के साथ, वो दे दें जवाब। बीजेपी का एक नेता कहने को तैयार नहीं है कि पशुपति पारस के साथ वो खड़ा है। ठीक है, असफर शमसी साहब, पशुपति कुमार पारस को लेकर एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आया। पहले ही आपसे सवाल किए जा रहे हैं इस मौजू को लेकर। आप जब कैबिनेट में तौसीह हो रही है तो पशुपति कुमार पारस जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, खरीदारी वो लगातार कर रहे हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। आप बताइए, जेडीयू से बनेंगे या एलजेपी से बनेंगे, कुछ अंदाजा आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एलजेपी का जो इंटरनल मामला है और इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी का मामला है। पहले वो इंटर पार्टी का मामला था। इंटर पार्टी का मतलब हुआ कि एक ही पार्टी में दो लोग थे, यानी वो दोनों दो तरफ हो गए थे, और अब वो इंट्रा पार्टी हो गई, यानी अलग गुट बन गया। उन्होंने भी कहा कि मैं हूं और मैं हूं, तो इसलिए वो अब इंटर पार्टी ने करके इंट्रा पार्टी हो गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी न किसी को छोड़ती है न किसी को बनाती है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलना चाहती है। जहां तक बनने का सवाल है, मैं पहले भी कह चुका हूं आपके चैनल पर शबनम जी कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रियोगेटिव है कि वो किनको बनाते हैं और किनको नहीं बनाते। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बनाना है, लेकिन अब जब एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और उस खाके में पशुपति कुमार पारस को बैठाने की कोशिश हो रही है, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि भाई अब एलजेपी से वो कैसे बनेंगे मिनिस्टर, क्योंकि आप तो चिराग पासवान कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में क्या जेडीयू ने बनाएगी मिनिस्टर? क्योंकि जेडीयू तो बहुत गदगद थी ना भाई जब पशुपति कुमार पारस ने मुखालिफत करी थी चिराग पासवान के साथ। तो बताइए, जेडीयू कोटा देगी क्या उन्हें? देखिए, ये जेडीयू का मामला है। जेडीयू आपकी सहयोगी दल है ना सर, बिहार के अंदर। भाई सहयोगी दल, नहीं सहयोगी दल जरूर है, लेकिन अगर वो अपने नामों को माननीय प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे तो हम थोड़ी डिक्टेशन कर सकते हैं कि जेडीयू इस नाम को भेजे। जेडीयू एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी पार्टी से तय करेंगे कि उनके कौन लोग होने चाहिए, कितनी संख्या उनकी है, उस संख्या के आधार पर कितने उनके एमपी होंगे, ये उनका मामला है कि वो देंगे। चलिए, प्रधानमंत्री का जेडीयू भी तो यही कह रहा है कि हमें 4 मिनिस्टर दे दीजिए। इसी को लेकर वो भी नाराजगी जाहिर कर रहा है और दिल्ली तक उन्होंने अपने जेडीयू के अध्यक्ष को भिजवा दिया है बात करने के लिए, जाओ भाई बात करके आओ, कहाँ मसला फंस रहा है। ठीक है ऋषि साहब,
लगता है आपको जेडीयू को 4 मिनिस्टर मिल पाएंगे ऊपर से पशुपति कुमार पारस? उनके ज्यादा से ज्यादा लोग बने, ये कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी ठीक है, असफर साहब सुन लीजिए, ऋषि साहब को सुन लीजिए, आऊंगी मैं आपके बोलने दिया जाए तो मैं रखूं अपनी जी बात। जी जी बोलिए। कहीं न कहीं भाजपा का इनडायरेक्ट रूप से जेडीयू को साथ था जब एलजेपी को तोड़ा जा रहा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ओम बिरला आनंद फानन में पारस गुट को मान्यता दे देते हैं लोकसभा में। तो संडे को आप समझिए कि संडे को 8 बजे जब पांच जो बागी सांसद हैं एलजेपी के ओम बिरला के घर पे जाते हैं, ऐसा लुटियंस मीडिया का खबर है कि एक भाजपा के प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी जो बहुत ताकतवर नेता हैं ओम बिरला के घर पे पहले से मौजूद थे। संडे को ये लेटर दिया जाता है और 24 आवर 24 घंटे के अंदर में पारस गुट को मान्यता दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का इनडायरेक्ट साथ था और ये बात बिल्कुल संपादक साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि बिना बीजेपी के साथ के जेडीयू की इतनी औकात नहीं है कि लोजपा को तोड़ सके। तो कहीं ना कहीं भाजपा का इनडायरेक्ट रूप से इस पूरे चक्रव्यूह में पूरे जो गेम जो खेला गया था उसमें कहीं ना कहीं रोल रही है। अब आते हैं कि पशुपति पारस, देखिए आज कल के जो रैली हुई है, आशीर्वाद यात्रा जो चिराग पासवान का हुआ है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है आपके चिराग के समर्थन में। नंबर 2, आज भी 4 से 5%, मैं अभी जो डिबेट कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर बिहार से कर रहा हूँ और मैं पासवान जाति के नेता और आम लोगों से बात किया, 4 से 5% पासवान समुदाय हैं आज भी चिराग पासवान के साथ हैं। तो ये भाजपा को देखना होगा कि 5% वाले जो नेता हैं चिराग पासवान उनको लेते हैं या पशुपति पारस जिनके पास जन समर्थन नहीं है। आप देखिए जिस दिन वो विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद वो दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, एक दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं थे पशुपति पारस के पास। तो कहीं ना कहीं भाजपा आधार में है कि चिराग को ले या पशुपति पारस को ले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल अब जो खासकर बिहार से जो देखने को मिल रहा है, भाजपा के लिए ये फांस बनती जा रही है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। ऋषि जी एक सवाल मेरा आपसे है, बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं और केंद्र में सेंटर में उनके 5 मिनिस्टर हैं, ठीक है। जेडीयू के 16 सांसद हैं, केंद्र में उनका अभी तक कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। जेडीयू 4 मिनिस्टर पद मांग रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा जो डिमांड जेडीयू रख रहा है? हमारी जो खबर है जेडीयू ने 4 मंत्री पद मांगे हैं, लेकिन बीजेपी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी 1 या 2 मंत्री पद देने को तैयार है। यदि बीजेपी 1 या 2 से आगे नहीं बढ़ती है तो मुझे लगता है कि जेडीयू जिस प्रकार से 2019 में कैबिनेट से बाहर थे, कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे, जेडीयू कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। हालांकि जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान कुछ देर पहले आया है कि जेडीयू कैबिनेट में शामिल होने जा रही है। तो ये भविष्य के घर में छिपा हुआ है कि जेडीयू को कितने सीटें दी जाती है। और नीतीश कुमार के लिए भी समस्या ये है कि आरसीपी सिंह को भी एडजस्ट करना है, ललन सिंह को भी एडजस्ट करना है। उनका जो जातीय समीकरण है कुशवाहा और कुर्मी का, उसमें संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया से सांसद हैं उनको भी एडजस्ट करना है। एक रामनाथ ठाकुर हैं जो कर्पूरी ठाकुर के लड़के हैं और बहुत बड़े नेता हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर बिहार के, उनके बेटा हैं, राज्यसभा सांसद हैं रामनाथ ठाकुर, उनको भी एडजस्ट करना है। तो कहाँ जेडीयू कितना दबाव बना पाती है बीजेपी पे? हमारी जो सोर्सेज जो हमें खबर मिल पा रही है, जेडीयू को 2 सीटें देने को तैयार है बीजेपी। जेडीयू का मांग 4 को लेके है। कितना बार्गेनिंग जेडीयू कर पाती है वो कल या परसों में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए असफर शमसी साहब, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश से कई नाम आगे चल रहे हैं मंत्री पद के लिए, कैबिनेट में शामिल होने के लिए, जिसमें रामशंकर कठेरिया का भी नाम शामिल है, वरुण गांधी का भी नाम शामिल है, अनुप्रिया पटेल भी हैं, जितिन प्रसाद भी है, प्रवीण निषाद भी है, विनोद सोनकर भी है, कौशाम्बी से आते हैं उत्तर प्रदेश से। आपको लगता है कि 2 से 3 यहाँ से मिनिस्टर मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश, इसको 2 से 3 मिनिस्टर दिए जा सकते हैं? इतने ज्यादा नाम हैं तो कैसे आप तालमेल बैठा पाएंगे, कैसे होगा ये सब? क्योंकि अगर यूथ की बात करूं तो युवा तो भाई अनुप्रिया पटेल भी है, वरुण गांधी भी है, जितिन प्रसाद भी हैं,
ऐसे में कैसे सिलेक्शन होगा? थोड़ा टफ होगा डिसाइड करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर है। आपने 5 का नाम बताया, मैं 25 का बता सकता हूं, जिनके अंदर 25 क्षमता का ये है। हवा हवाई नहीं है ना सर, ये वो नाम है जो रेस में है, ये वो नाम है जिन पर मोहर कभी भी लग सकती है। इनमें से 2 से 3 नामों पर मैं वही पूछ रही हूँ। मैंने 25 नेताओं के नाम आपको नहीं गिनाए। नहीं, आपने कहा कि ये नाम है और हमने कहा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है जी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 नाम है, लीडर गैलेक्सी ऑफ लीडर है। और ये तय करना, जैसे आपने कहा, मैं इससे भी इनकार नहीं करता हूं, कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी, पिछड़ी, ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 100% उसी पे बिलीव करती है, उसी आधार पे चुनाव लड़ती है। ठीक, हम ऐसे लोगों को भी टिकट देते हैं। सुन लीजिए एक मिनट, जैसे अकलियत से कोई नहीं जीते थे, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्र में मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में भी अकलियत से कोई नहीं बने थे, वहां बनाया गया। तो ये विषय नहीं है, विषय ये नहीं है कि हम कास्ट के आधार पर टिकटें देते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। मंत्री बनने हम डेवलपमेंट के आधार पर आप बता दीजिए, टिकट देते हैं, और जब जीत हासिल होती है तो हम ये देखते हैं कि किसी वर्ग का भी आदमी हमारे कैबिनेट में छूटे नहीं, सब वर्ग के ठीक लोग है। लेकिन उसमें पंजाब रहे, से किसी ताकि का नाम आगे नहीं आ रहा है। क्या आपको नॉलेज है पंजाब से किसी का नाम आगे आ रहा है? फिर आप पंजाब की बात, उत्तर प्रदेश, मैं कह रहा हूं नहीं कि सर, मैं सारी जगह की बात कर रही हूँ ना, मैं तमाम जगह की बात कर रही हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की बात नहीं मेरे कर तरफ रही से हूँ। सवाल ले लिया जाए, जफर इस्लाम को कैबिनेट में नहीं कर शामिल रही किया जा रहा है। पूरे देश एक के मिनट आऊंगी ऋषि साहब, आऊंगी ऋषि साहब, आऊंगी, एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगा। प्लीज आऊंगी आपके पास। पूरे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री न वो उत्तर प्रदेश के हैं न बिहार के हैं, पूरे देश के हैं। तो यकीनन जब वो कैबिनेट में जगह देंगे तो पूरे देश के जो भी जगह है उसकी कॉम्बिनेशन को देख करके देंगे। आप यकीन जानिए कि जो भी बनेंगे वो अच्छे लोग बनेंगे। हमें यकीन है सर, इसमें बुरा कोई नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि बुरे लोग हैं या इनको कब हम कम आंक रहे हैं? हम तो यही बात कर रहे हैं ना कि भाई असेंबली इलेक्शन है, वोट बैंक के आधार पर आप देंगे, ये बेस होगा, किस बेस पर आप कैबिनेट में मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं? हमारा तो यही सवाल है, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। ठीक है ऋषि साहब बोलिए। देखिए, मेरा बैंक के आधार पर हमारा नहीं सिलेक्शन होगा। सवाल है, चलिए, माइनॉरिटी का बात किया और जी सलाम जो चैनल है उनको पूरे वर्ल्ड में दिखा जाता है। तो मेरा आज इस बड़े चैनल पे भाजपा प्रवक्ता से आज न्यूज ब्रेक करे कि जफर इस्लाम साहब मंत्री बनने जा रहे हैं कि नहीं बनने जा रहे हैं? बताइए असफर साहब, जफर साहब को तरजीह मिल सकती है क्या? कुछ अंदाजा? शायद राब्ता नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क इशू है, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे, उनके पास चलेंगे। आसिफ, आपको लगता है क्या मुस्लिम चेहरे को जगह मिल सकती है कैबिनेट में? देखिए सर, जो चर्चा है उसमें जफर इस्लाम को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जफर इस्लाम ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बड़े नेता और अभी इस वक्त केंद्रीय मंत्री में सबसे पहले नंबर पे रेस में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने का बड़ा काम किया था। ये तमाम लोगों ने देखा है, समझा। उसके अलावा उनको रिवॉर्ड के तौर पे उनको राज्यसभा मिला और अभी माना यह जा रहा था कि जब कैबिनेट एक्सटेंशन होगा तो उनको भी तरजीह मिलेगी। लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी था, जबकि संपी साहब से आवाज वो उनसे नहीं मिल पा रही है, लेकिन सबने में एक सवाल था। उन्होंने कहा था कि देखिए, बीजेपी में किस तरीके से कास्ट एक्विजिशन को तरजीह दी जाती है, एनडीए में किस तरह से कास्ट एक्विजिशन तरजीह दी जाती है, कि मुख्तार अब्बास चुनाव नहीं जीतने के बावजूद मंत्री बन गए। लेकिन एक बात उन्होंने जवाब नहीं दिया कि पूरे एनडीए में इकलौता मुसलमान चेहरा जो जीतने वाला था, महबूब अली कैसर, खगड़िया से लोजपा की सीट पर, उस आदमी को क्यों नहीं मंत्री बनाया गया? जब आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि आपने सबको तरजीह दी, तो आपने महबूब अली कैसर जो इकलौता सांसद, मैं फिर से कह रहा हूँ, एनडीए 1 में भी इकलौता सांसद और यूएनडीए 2 में भी इकलौता मुस्लिम सांसद जो लोकसभा का चुनाव जीत के आया था, जो नरेंद्र मोदी के चेहरे और अपनी पार्टी के सिंबल पे, लोजपा के सिंबल पे जीत के आने वाला महबूब अली कैसर को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? यहाँ तक कि पिछली बार जब हज कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, इस बार उनको हज कमेटी का चेयरमैन में नहीं बनाया गया। जब ये लगातार, देखिए, पार्टी के टूट की कहानी बहुत सारी है, जैसे ऋषि मिश्रा जी ने भी बताया कि लोजपा को तोड़ने के पीछे बहुत सारे लोग लगे थे। ऐसा नहीं था कि लोजपा रातों रात टूट गई। आप सोचिए जरा कि यहाँ पे अगर पशुपति पारस को मंत्री पद का लॉलीपॉप दिया जाता है तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है
कि मंत्री पद के लॉलीपॉप के चलते पार्टी तोड़ी गई। इस तरह की चीजों को कोई भी, चाहे बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो या देश के किसी भी राज्य का मतदाता हो, वो इन सब चीजों को तरजीह कभी नहीं देता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं आपको कि इसके सबसे बड़े एग्जांपल नरेश अग्रवाल थे। नरेश अग्रवाल इस पूरे लोग जानते हैं कि पूरी भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा दल बदलने वालों में नरेश अग्रवाल रहे हैं, लेकिन आज नरेश अग्रवाल को न राज्यसभा मिल पा रहा है, न लोकसभा का चुनाव लड़ पा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो लोग इस तरह से दल चीजें करते हैं, जो आसिफ जफर इस्लाम ने बहुत बड़ी कोशिश की ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम रेस में टॉप पर है इस वक्त, ठीक है, वो दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, महाकाल में दर्शन भी कर आए हैं, लेकिन जफर इस्लाम का नाम चर्चा में जरूर था, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है सवाल। इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ, जब सबसे पहले आपने भी देखा कि वो हमारी बात को किस तरीके से उन्होंने एंडोर्स किया। पहले शमसी साहब कह रहे थे कि कोई कास्ट एजुकेशन पे बात नहीं होती है, सिर्फ विकास की बात होती है। जब हमने उनके सामने डाटा रखा, जब हमने उनके सामने पूरी तस्दीक की, तो उसके बाद वो ये मानने लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि कास्ट एजुकेशन तरजीह होती है और सबके कास्ट को लोगों को हम पे तरजीह देते हैं। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि तमाम नाम चर्चा में है, लेकिन जफर इस्लाम चर्चा में नहीं। बहुत वाजिब सवाल है ये, जबकि माना ये जा रहा था कि कम से कम इस बार जफर इस्लाम को तरजीह मिल सकती है। और यहाँ तक कि पार्टी तोड़ने का इनाम महबूब अली कैसे तो मिल सकता है, लेकिन इन लोगों के नाम की चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा जो हो रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो पशुपति कुमार पारस की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दल को तोड़ा है। चलिए ये सवाल ले लेते हैं असफर शमसी साहब से। शमसी साहब, महबूब अली कैसर का नाम शामिल नहीं, ठीक है, पशुपति कुमार पारस को तरजीह दी जा रही है, रेस में तो है वो तो रेस में भी नहीं है महबूब अली कैसर साहब। अकलियतों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जफर इस्लाम साहब का क्या होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने वाले वो थे, लेकिन यहाँ महाराज को तरजीह मिली है, उन्हें तरजीह नहीं मिल रही है। अकलियतों की कैसे बात करेंगे सर? तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल। जो वो बोल रहे थे महबूब अली कैसर दूसरी पार्टी के, हमारा पोल्स अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से जब बनाते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी से बनाते हैं। हमारा अलायंस है, हमारा अलायंस एलजेपी से है, हमारा अलायंस जेडीयू से है। तो जेडीयू के कोई मुसलमान है या एलजेपी के कोई मुसलमान है, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं, उनको दाम देना है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का प्रियोगेटिव है। तो कोई भी मुसलमान कहीं पर है और गठबंधन में है, कह देना है कि आप उसके नाम, हम कैसे उसके नाम की चर्चा करेंगे? हमारे पार्टी के अंदर अगर अकलियत का लोग नहीं भी जीता और जिस स्टेट में नहीं जीता या केंद्र में नहीं जीता, हमने राज्यसभा बनाया और राज्यसभा बनाने के बाद हमने मंत्री भी बनाया। जहां तक जफर इस्लाम साहब का सवाल है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री जी का प्रियोगेटिव है और हम इस बात को यकीन करते हैं कि हम सब लोगों को लेकर के चलते हैं। और जब सबको लेके चलते हैं, हम पहले भी अकलियत को दिया है तरजीह, अकलियत बने हैं हमारे यहाँ। अच्छा ये बताइए जफर इस्लाम साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं? कुछ तो अंदाजा लगाइए, इतने बड़े आप लीडर हैं सर, कुछ तो बोलिए। आऊंगी ऋषि साहब, आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। दोनों लोग अच्छे हैं और मैं तो अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं है सर, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं है, आप घुमा रहे हैं बात को, आप घुमा रहे हैं बात को। और ऐसा नहीं है कि ये बनेंगे कि वो बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, दोनों बन सकते हैं, कोई एक बन सकते हैं। ये कहना कि ये इस कास्ट के हैं तो वो बनेंगे, उस कास्ट के कट गया। क्या आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। क्या इस कास्ट के हैं तो ये बनेंगे, उस कास्ट के हैं वो, ऐसा नहीं है। कौन बनेंगे ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है। आपने दो नाम दिया है, दोनों बन सकते हैं, एक भी बन सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी का प्रियोगेटिव है। लेकिन ये कहना कि एलजेपी के फला मुसलमान नहीं बने, इस पार्टी के फला मुसलमान नहीं बने, तो दूसरे पार्टी से हमारा पोल अलायंस है, हम पोल अलायंस किया है, तो वो हमारी विचारधारा नहीं है। चलिए बहुत छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा ऋषि मिश्रा साहब का, बहुत छोटा सा रिएक्शन। जी 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 मैं 2 सेकंड लूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 51 कैबिनेट मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट पे। मेरे भाजपा के जो मित्र हैं उनसे सवाल है, कितने अकलियतों को कितने आपने मौका दिया? यदि एक मंत्री को छोड़ दे तो 51 मंत्री में से कितने मुसलमान समुदाय से हैं? तो ये कहना सबका साथ सबका विश्वास, ये कोरी बातें मुझे लगती है। और संपादक साहब बिल्कुल सही,
हमारा उनका पोल अलायंस है, पोल अरे अलायंस है। भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं, भाजपा के 300। अरे भैया भाजपा की बात कर रहा हूँ, लोजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भाजपा के 300 से ऊपर लोकसभा सांसद हैं, करीब करीब ये सवाल बना रहेगा और शायद शमसी साहब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे शमसी साहब, मुझे लगता है। चलिए, बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर कैबिनेट की तौसी होने जा रही है। कैबिनेट में किसको जगह मिलती है, किसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसको लेकर भी अब सियासी पेच फंसते हुए पशुपति कुमार पारस खासकर उस पर सियासी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम नजरिया में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।